हेलो स्टूडेंट। तो देखा आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कन्फिगरेशन, और कन्फिगरेशन में बताया पहला कन्फिगरेशन रिलेटिव कन्फिगरेशन का नाम था स्मॉल डी स्मॉल एल, है ना। चलिए अब सेकंड कन्फिगरेशन मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। देखा ये कन्फिगरेशन है। बात यह आता है कि कैपिटल डी और कैपिटल एल से क्या मतलब है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये समझने की कोशिश करिए कि इनिशियली जब इसका नाम रखा गया कैपिटल डी तो इसका मतलब था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कोई डाउट नहीं। एल का मतलब लीवो रोटेटरी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन नाउ हेडेज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई स्पीसीज है उसके आगे लिखा है कैपिटल डी, तो देन दिस कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बता पाओगे आप? तब आपका आंसर होगा देयर आर नो रिलेशन टू रोटेशन ऑफ लाइट। बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कैपिटल डी कैपिटल से आप यहां पहली लाइन पे लिखिए देयर आर नो रिलेशन टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, पीपीएल। बात समझ में आई क्या? कभी गलती नहीं करेंगे इसको, ये बच्चे बहुत गलत करते हैं इसको, है ना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट से इसके रोटेशन से कोई मतलब नहीं। तो आखिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक सिंपल सा देखिए कि ये जो यूज किया गया एक प्रकार से सीरीज नॉमेनक्लेचर है। सीरीज नॉमेनक्लेचर में दो सीरीज बनाया गया, एक डी सीरीज हो गया और एक क्या हो गया, एल सीरीज हो गया। देखा, डी सीरीज एल सीरीज नॉमेनक्लेचर। अब बात है कि इसकी डी सीरीज और एल सीरीज की जरूरत क्या पड़ी नॉमेनक्लेचर का। तो सिंपल सा पहले आप इसका लिमिटेशन देखो, यानी ये नॉमेनक्लेचर कहां यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल। यानी ये अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है, पहला नंबर। और बायोमॉलिक्यूल में मोस्टली आप कहां यूज करोगे? आप कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री एंड अमाइनो एसिड केमिस्ट्री, है ना, अमाइनो एसिड केमिस्ट्री। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी यूज करोगे। अब बात ये आती है कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री का मतलब। आपने देखा जब कार्बोहाइड्रेट स्टडी करते हो तो आपके पास क्या होते हैं, मोनोसैकराइड है, पॉलीसैकराइड है। और मोनोसैकराइड में सबसे बड़ा एग्जांपल किसका है? आपने देखा एल्डोहेक्सोजेस का और एल्डोकीटोजेस का। यानी एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप, दो ही तो ग्रुप होते हैं कहां, किसी कार्बोहाइड्रेट में। तो अब क्या होता है, जो 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, कीटोजेस में सबसे फेमस क्या है? फ्रक्टोज है। एल्डोजेस में सबसे फेमस है ग्लूकोज है, जैसे ग्लूकोज हुआ, मैनोज हुआ, टेलोज हुआ, एडोज हुआ। अब बहुत सारी स्टडी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खास बात देखिए उसमें, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ही डिफाइन करने जाएं तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब एक सिंपल सा तरीका देखिए, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड, ध्यान रखिए कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूं, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड, यानी वो कार्बोनिल होंगे, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, हैविंग मोर देन वन, एक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मोर देन वन ना कहकर बल्कि आप कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, एक नहीं, एक से ज्यादा OH ग्रुप होना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव। बात है, तीन बातों का ध्यान रखिएगा, ऐसी स्पीसीज को हम कार्बोहाइड्रेट। अब बात यह आई कि ढेर सारे OH ग्रुप लगे, और अगर हम एक्सोजेस की बात करें जो सबसे फेमस कार्बोहाइड्रेट है, उसमें तो पता लगा 4 असिमेट्रिक कार्बन है। अब 4 असिमेट्रिक कार्बन है, एक पहला वाला असिमेट्रिक मान लो क्लॉकवाइज घुमाता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा क्लॉकवाइज, चौथा एंटी क्लॉकवाइज। बट ऐसा तो नहीं है सबके रोटेशन का एक्सटेंट बराबर होगा। तो ऐसे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाने वाला, एंटी क्लॉकवाइज हम प्लस लिखे या माइनस लिखे, नहीं पता चलेगा। उनमें एक तरीका बताया, सीरीज नॉमेनक्लेचर, डी सीरीज एल सीरीज। अब एक सिंपल सा डी सीरीज एल सीरीज का कहानी क्या है, इसमें ढेर सारे एसिमेट्रिक कार्बन एटम है कार्बोहाइड्रेट में, और ये बताया गया कि इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, यानी फिर आप फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाओगे, और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में अगर लास्ट असिमेट्रिक कार्बन एटम का OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप ऑन लास्ट असिमेट्रिक कार्बन एटम इफ प्रेजेंट ऑन राइट साइड, कहां फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला की बात हो रही, राइट साइड में अगर प्रेजेंट है तो ऐसी स्पीसीज बिलोंग करते हैं कैपिटल डी सीरीज में।
और लास्ट असिमेट्रिक का OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में रहता है तो दे बिलोंग टू कैपिटल L सीरीज। अब सिंपल सा ये मतलब है कि इसका रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है कि मतलब डी लगा दिया तो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सिंपल सा एक तरीका जो मैंने आपको बताया। अब चक्कर क्या है, हमारे पास मान लीजिए कोई डी का कार्बोहाइड्रेट है, हमने कोई रिएक्शन कराया, रिएक्शन करते करते पता लगा असिमेट्रिक कार्बन बिगड़ गया, कोई दुनिया भर का कोई और कंपाउंड आपने बना लिया। अगर कोई आपसे पूछे तो बताइए कौन सी सीरीज का मॉलिक्यूल है, डी सीरीज का, एल सीरीज का, तो आप कैसे बताओगे? आप ये बताओ कि भाई पहले इसके पुराने खानदान पे जाओ, ये पैदा कहां से हुआ। जब आप आते आते एकदम उसके एक्चुअल पोजीशन पे आ गए, उसके फोरफादर पे पहुंच जाएंगे, वहां जैसे आपके पेरेंट्स कहा रहते जंगल में रहते थे, तो वहां तक अगर आप पहुंच जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये आया यहां से है। अगर ये डी सीरीज का है तो इसका मतलब इसके खानदान के जितने स्पीसीज हैं कुछ भी रिएक्ट करके कुछ भी बन जाए वो डी सीरीज में ही रहेंगे। जैसे आपने देखा ना, किसी के अगर मान लीजिए पेरेंट्स का नाम सरनेम मान लीजिए पाटिल है, तो आप क्या करोगे, और लास्ट में देखोगे उसके सारे बच्चों के नाम क्या आगे पाटिल पाटिल पाटिल। जैसे बात रामाकृष्ण रेड्डी, अब पता लगा रेड्डी के जितने भी खानदान में बच्चे पैदा होंगे सबके सरनेम क्या हो जाएंगे, रेड्डी होते चले जाएंगे। अब पता लगा रेड्डी साहब इतने अच्छे बंदे थे और लड़का जो पैदा हुआ वो मतलब उसके बाप के करेक्टर ही कोई डेवलप नहीं हुआ, मतलब उल्टा सीधा काम करता रहता, लेकिन रहेगा वो किसका, रेड्डी के ही खानदान का। क्यों? क्योंकि उसका पेरेंट्स क्या है, रेड्डी। तो एक सिंपल सा तरीका देखिए, यानी उनके कैरेक्टर्स आपको ऐसे समझने। ओके, इट इज क्लियर। अब हम आपको बताते हैं यहाँ कैसे रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल गया, बायोमॉलिक्यूल में यूज किया जाता है, हम इसको बताया। कब डी बोलेंगे कब एल बोलेंगे इसको भी बता देते हैं, है ना। तो यहाँ बात क्या समझ में आई आपको? बात समझ में आई कि डियर हमारा जो ये डी है, ये डी हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और डी क्या लिख सकते हैं, निगेटिव, ध्यान रखना। और एल हमारा प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, एल हमारा प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दीज आर द नॉट इंडिकेशन फॉर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज। कोई डी है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, ठीक। जैसा घुमाएगा वैसे यहां लिखा रहेगा प्लस और माइनस है। ओके, एग्जांपल बताऊं मैं आपको, चलिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई ग्लूकोज बना दिया CHO, देखो ग्लूकोज का सही स्ट्रक्चर बनाओ डियर। पहला OH राइट डायरेक्शन में, दूसरे OH को आपको लेफ्ट डायरेक्शन में बनाना है, और तीसरे OH को कहां, राइट बनाना है, चौथे को क्या बनाना है, राइट बनाना है। अब देखो यहां हमने क्या क्या लिखना है, H लिखना है, यहां हमने H लिखना है, और लास्ट वाला असिमेट्रिक होता ही नहीं, राइट लगाओ लेफ्ट लगाओ कोई फर्क नहीं, है ना। असिमेट्रिक होगा तो फर्क पड़ेगा। अब देखो ये हमारा नॉमेनक्लेचर तो यहीं से शुरू होगा, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप है जहां से नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हाउ मेनी असिमेट्रिक, पहला असिमेट्रिक कार्बन, दूसरा असिमेट्रिक कार्बन, समझ में आ रहा है, तीसरा असिमेट्रिक कार्बन, चौथा असिमेट्रिक कार्बन, समझ में आया। अब लास्ट असिमेट्रिक कार्बन कौन है, ये असिमेट्रिक कार्बन एटम। अब असिमेट्रिक कार्बन ये है, ऐसे में आप देखो कि हम क्या कहेंगे, आप बताओ। अब लास्ट असिमेट्रिक कार्बन अगर राइट साइड में प्रेजेंट है तो इस कार्बोहाइड्रेट के नाम के आगे आएगा डी कार्बोहाइड्रेट। चूंकि ग्लूकोज है तो हम इसको क्या नाम लिख सकते हैं, डी ग्लूकोज। ये नेगेटिव का कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना, ये इंडिकेशन है ऐसे बस, डी ग्लूकोज। और इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा सकते, जब हमको रोटेशन पता होगा तभी लगाएंगे, तो डी ग्लूकोज बोलते हैं। लेकिन आप इसको और क्या बोल सकते हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लूकॉन डी। हमने देखा ग्लूकॉन डी भी आप बोल सकते हो इसको, और ग्लूकॉन डी बहुत फेमस है, आपको पहले से पता होगा ग्लूकॉन डी क्या है कि नहीं। तो ग्लूकॉन डी में डी हमेशा कैपिटल लिखा रहेगा, स्मॉल नहीं लिखा रहेगा, और इसका मतलब यहीं से आया, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मतलब ग्लूकॉन डी लेते हो तो डी क्यों लिखा है, वो ABCD वाला डी नहीं है, बल्कि यही वाला डी है ना। अब जैसे एक बार बताएं कि मैं शॉप पे गया, मेडिकल स्टोर पे, मैंने ग्लूकॉन डी लिया, मेरे को तो पता है डी का मतलब क्या है, और आपको बताए कि बीइंग अ डॉक्टर मेरे को तो मालूम है, लेकिन फार्मासिस्ट को डॉक्टर से ज्यादा दवा के बारे में जानकारी, दवा के बारे में खैर उसी को जानकारी होती है। तो ऐसे में जो भी मेडिकल स्टोर पे बैठता है उसको मेडिसिन के बारे में सारी जानकारी होती हो सकता है। भाई दबे आजकल तो दूसरा फैशन चल रहा है, किसी को भी मेडिकल स्टोर पे बैठा देते हैं। मैंने उससे पूछा ये ग्लूकॉन डी का क्या मतलब है, तो मेरे को उस बंदे ने जवाब दिया, ये डी फॉर द डाबर कंपनी, है ना, क्योंकि ये डाबर कंपनी का है इसलिए इसके आगे डी लगा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि फार्मासिस्ट को नहीं मालूम होता, मतलब वो फार्मासिस्ट नहीं रहा होगा, दैट इज व्हाई। तो यहां सिंपल आपने देखा ग्लूकॉन डी का मतलब आप समझ लीजिए कि डी ग्लूकोज लिखो या ग्लूकॉन डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डी ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करता है। नेचर में पाए जाने वाला जितना ग्लूकोज है वो सब डी फैमिली वाला सभी प्लेन पोलराइज को क्लॉकवाइज घुमाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आया डी ग्लूकोज, आपसे क्वेश्चन आया कि हमने डी कार्बोहाइड्रेट लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट लिख दिया, बताइए प्लेन पोलराइज लाइट को किधर घुमाएगा? तो आप एक सिंपल सी बोलोगे कि इसकी वजह से हम नहीं बता सकते प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और आपको अच्छा आपको मालूम भी है कि भाई नेचर में पाया जाने वाला सारा ग्लूकॉन डी या डी ग्लूकोज प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज ही घुमाता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको नहीं मालूम कि ये किधर घुमाएगा, आप बोलोगे भाई मेरे हमें क्या मालूम, मेरे को दे दो, मैं पोलिमीटर ट्यूब में डालूंगा और पोलिमीटर ट्यूब में डाल करके पता कर लूंगा, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हम बता देंगे आपका ये डी कार्बोहाइड्रेट क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हम बता देंगे आपका ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। मगर ऐसे नहीं बता सकते, ध्यान रखना, आता रहेगा तब भी आप नहीं बताओगे और नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग होगा। बात समझ रहे हैं ना बात? अब दूसरी चीज बताएं, कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाता है एक साथ में। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के पहले डी लगा इसका क्या मतलब है। आप पहला आंसर क्या बताओगे? पहला आंसर बताओगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में इसके लास्ट एसिमेट्री का OH ग्रुप क्या मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा, इसलिए हम इसके नाम से पहले डी लगाते हैं। और मान लीजिए ऑप्शन में ही ना रहे तो तब आप आंसर क्या बताओगे? तब आंसर आप ये बताओगे वही जो पुरानी मैंने बताया कि आप पता लगाओ ये कौन सी खानदान का आदमी है, मतलब इसके डैडी के इसका सरनेम क्या है, इसके डैडी का सरनेम क्या है, पाटिल है, या इसके डैडी का सरनेम क्या है, रेड्डी है, वो आपको पता लगाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अब हम बताते हैं कि मिनिमम कार्बन कंटेनिंग जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट। आप देखो ना, ये मिनिमम कार्बन कंटेनिंग का कार्बोहाइड्रेट है जिसको अभी मैंने आपको बताया था, क्या नाम है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब देखो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ले दे के ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने एसिमेट्रिक कार्बन है, हम एक ही है, तो कौन पहला कौन आखिरी मैटर ही खत्म हो जाता है। तो आपने देखा ये राइट साइड में है, राइट साइड में है, इसके आगे डी लगेगा और डी के आगे आप क्या लिखोगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा ना आपने, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। क्लियर? इसका मतलब क्या है? अब देखो ये बड़ा कैसे हुआ, पहले छोटा आदमी था, धीरे धीरे और आगे बढ़ा, कैसे बढ़ेगा, यहां से रिएक्शन नहीं, यहां से रिएक्शन, इसके आगे HOH बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर बढ़ता बढ़ता कहां आ गया, यहां तक बन गया। लेकिन डियर अगर हम कहें कि अगर हम यहां एल्डिहाइड लगा दें तो इसका स्ट्रक्चर देखो ना, अगर इतने कार्बन का ये है तो वही तो है ये। अब धीरे धीरे बढ़ता चला गया, यहां तक आ गया, लेकिन क्या यहां कोई चेंजिंग हुई क्या? अभी ये क्या है, पहला भी है आखिरी भी है। बात समझ रहे? पहला OH भी है आखिरी OH, क्योंकि एक ही तो OH है। लेकिन जैसे एसिमेट्रिक कार्बन एटम हर कार्बन पर बढ़ते चला जाएंगे ये आखिरी वाला ही रह जाएगा। क्यों? अब नंबरिंग कहां से होनी है, नंबरिंग तो यहां से होनी है ना। आपने देखो हमने कहा 1 और 2 और 3 हुआ, ये 2 नंबर पे लगा है लेकिन एक ही तो एसिमेट्रिक है। लेकिन अगर ये आगे बढ़ करके ऐसे होकर OH हो जाए और ये CH हो जाए तो 1 2 और कहां प्रेजेंट है, तब 3 नंबर पे आ जाएगा ये। लेकिन ये कभी चेंजिंग होना है क्या? नहीं होना है। तो इसीलिए कहा जाता है लास्ट एसिमेट्रिक का OH अगर राइट डायरेक्शन में है तब क्या हो गया, तब वो डी फैमिली में बिलोंग करेगा। और सेम टाइम या तो वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिराइव्ड हो या उसके पप्पा का नाम ही हो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। बात समझते हैं ना? दो आंसर आप समझने की कोशिश करिए, या तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में OH ग्रुप लास्ट एसिमेट्रिक का OH राइट डायरेक्शन में होगा तब उसके पहले डी लगेगा, या वो स्पीसीज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिराइव्ड होगा, इसकी वजह से उसके नाम से पहले डी लगा। क्लियर? इट बात क्लियर हो गई ना? तो आप ये समझने की कोशिश करो, बहुत आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन मत करना, एक सिंपल सा मैं आपको आइडिया बताऊं, यहां आप थोड़ी सी बात समझो कि कोई कंफ्यूजन भी नहीं करना है डी और एल में। और ये ध्यान रखना कि हमारे पास क्या है, डी ग्लूकोज है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, कोई डाउट नहीं। डी फ्रक्टोज है, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, मगर वो भी डी फैमिली का है, वो भी डी फैमिली का, दोनों डी फैमिली के हैं इसलिए। अब दूसरा हम थोड़ा सा इसमें किस में बताते हैं, अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड देखिए, अब अमाइनो एसिड अजीब कंपाउंड है, यहां अमाइनो का ग्रुप लगा हुआ है और यहां एसिड का ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो अगर कोई स्पीसीज आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता, चलो एसिडिक, इसका एसिडिक ऑर्डर बताओ, तो एसिड होना चाहिए। बेसिक ऑर्डर बताओ, बेस होना चाहिए। अगर एसिड और बेस दोनों लगा है तो आप क्या पूछेंगे, आपसे बताओ,
कौन सा ऑर्डर पूछेंगे, एसिड का या बेस का? तो बड़ा स्मार्ट कंपाउंड है, आप समझने की कोशिश करिए, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड में बॉस कौन है आपको दिख रहा है, एसिड फंक्शनल ग्रुप सबका पप्पा है, कोई मतलब नहीं है, ये इतना बड़ा है नहीं। तो ये देखा मैं, जो पहला क्वेश्चन आता है मैं आपको बता रहा हूं, ऑल नेचुरली अकरिंग, ध्यान रखना, नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर अल्फा एल अमाइनो एसिड। देखा आपने, नेचर में पाए जाने वाले जितनी अमाइनो एसिड है, लगभग नेचर में पाया जाता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड है, लेकिन अगर हम ये देखें कि लगभग 101 यानी 1001 इतने अमाइनो एसिड एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बट आउट ऑफ दिस केवल लगभग 21-22 अमाइनो एसिड मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक में एक्टिव है, वो 21 अमाइनो एसिड है। तो नेचर में पाया जाने वाला जो अमाइनो एसिड है वो हमेशा अल्फा एल अमाइनो एसिड है, यानी पहला नंबर अल्फा पोजीशन पे लगा होगा। व्हाट डू मीन बाय अल्फा पोजीशन? अरे भाई आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक, ये सी है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा पोजीशन है ना, अल्फा पोजीशन, और अमाइनो ग्रुप कहां लगा होगा, अल्फा पोजीशन पे ही लगा होगा। अब बैलेंसी पूरी कर दो आप, बैलेंसी पूरी कर दिया, यहां असिमेट्रिक कार्बन एटम आया ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर ही NH2 लगा, बट इसका जो रोटेशन है, और रोटेशन कर रहे हैं, जो इसका सीरीज नॉमेनक्लेचर है वो डी फैमिली नहीं बल्कि एल फैमिली में बिलोंग करता है। साइंटिस्ट बनाने के लिए डी भी बनाएंगे, एल भी बनाएंगे, कुछ भी बताएंगे, हम बात क्या बता रहे हैं, नेचुरली अकरिंग, यानी नेचर में पाया जाने वाला अमाइनो एसिड क्या है, एल फैमिली का है। और वैसे बनाने के लिए आप किसी भी फैमिली का बना सकते हो, यानी जैसे हम अल्फा कार्बन पर NH2 लगाए, आप बीटा भी बना सकते हो, गामा भी बना सकते हो, डेल्टा भी बना सकते हो। जैसे मैंने बताया एल फैमिली में बिलोंग करता है, आप डी फैमिली बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नेचुरली अकरिंग यानी नेचर में एनिमल्स और प्लांट्स में जितने अमाइनो एसिड एक्सट्रैक्ट किए गए हैं अभी तक, सभी के सभी अल्फा एल अमाइनो एसिड की फैमिली में पाए जाते हैं। ओके, इट इज क्लियर। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे क्या होगा, जस्ट कोई भी अमाइनो एसिड हम बना देते हैं, CH है, और जैसे मान लीजिए आपके पास हमने यहाँ एसिड बनाया और यहाँ NH2 बना दिया, ये चीज है। और ध्यान रखना, एक पहली अमाइनो एसिड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जिसका नाम हम ग्लाइसिन बोलते हैं, यहाँ क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आपने देखा कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं रहेगा। तो ये स्पीशीज है, और इसको कैसे लिखा जाएगा, अब वही बात आई, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाओ। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में NH2 ऐसे मिल सकता है, देखा आपने, ये क्या लगाया, एसिड लगाया, और ये R लगाया, और ये H लगाया। और दूसरा आप कैसे बनाओगे, दूसरा आप बनाओगे, NH2 को कहां लगा दिया, NH2 यहां लगा दिया, COH यहां लगा दिया, R यहां लगा दिया, H यहां लगा दिया। दो कंडीशन है। अगर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में NH2 क्या पाया गया, लेफ्ट साइड में पाया गया, ये लेफ्ट है, ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में पाया जाएगा, दिस इज L अमाइनो एसिड, जो भी होगा। और अगर ये राइट साइड में पाया जाएगा, राइट साइड में हो गया ना, तो दैट इज वाई दिस इज अ डी अमाइनो एसिड। आपने देखा ना इस तरीके से। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, नेचर में पाया जाने वाला सारा अमाइनो एसिड कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है, एल फैमिली में बिलोंग करता है, डी फैमिली में बिलोंग नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से अमाइनो एसिड आपको समझ में आया होगा। कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट के आगे डी क्यों लगता है, मैंने आपको यहां बताया, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप चैप्टर एक्चुअली पढ़ोगे, हेमी एसिटल फॉर्म या कंफर्मेशन में आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं कंफर्मेशन में आपको बता दूंगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट तो कभी ओपन चेन में पाया ही नहीं जाता, हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाएगा तो आपको क्वेश्चन पता चलेगा लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन का OH किधर है किधर नहीं, तो उसके दूसरे इंडिकेशंस हैं, उसको वहां बताया जाएगा। अभी आपको मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। ओके, इट इज क्लियर। तो यहां ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन मत करना बार बार है कि डी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव में, डी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो गया। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। माय डियर फ्रेंड, मैं दूसरे लेक्चर में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा इरिथ्रोडेंथ्रियोज, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको बहुत सारे किताब में इरिथ्रोडेंथ्रियोज के बारे में इंडिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको उसको उस लेक्चर में आपको इरिथ्रोडेंथ्रियोज के बारे में बताऊंगा। इट इज क्लियर। ओके।